अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इम्तिहान की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के उर्दू मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो कल जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। उनके सभी सवालों को देखेंगे और सही सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। देखो, सबसे पहले आपका पैसेज दिया हुआ है और पैसेज में यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है। पैसेज आपका 5 नंबर का है। कितना नंबर का पैसेज है? 5 नंबर का पैसेज है। सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज में दिया हुआ है, यहाँ सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा जेर गैर इक्तिबास को पढ़े और नीचे दिए गए सवाल का जवाब लिखें। गैर इक्तिबास यानी कि आपके दरसी किताब से नहीं है, यानी दरसी किताब से बाहर का इक्तिबास है, बाहर का पैसेज है। पैसेज पढ़ेंगे और फिर इन 5 सवालों का जवाब देंगे। लिखा है, इंतज़ार हुसैन 21 दिसंबर 1925 को डबाई ज़िला बुलंदशहर में पैदा हुए। मेरठ कॉलेज से बीए और एमए उर्दू किया, यानी एमए उर्दू में क्या। इंतज़ार हुसैन का पहला अफसानवी मजमुआ गली कोचा 1952 में शाये हुआ और ज़माने मशरिक में तवील अरसा तक छपने वाले कालिम लाहौर नामा को बहुत शोहरत मिली। उसके अलावा रेडियो में भी कालिम निगारी करते रहे। अफसाना निगारी और नावल निगारी में उनको एक ख़ास मकाम हासिल है। उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। इब्तिदाई तालीम का आगाज़ उनके वालिद मुंतज़िर अली के कट्टर मजहबी रुझान और ज़माने के तकाज़ों के दरमियान कशमकश का एक सबब बन गया। उनके वालिद चाहते थे कि वह रिवायती मजहबी तालीम हासिल करे और स्कूल जाने के सख्त खिलाफ थे। तो आपका यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल आपका दिया हुआ है, पहला सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि इंतज़ार हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में हुई, बनारस में हुई, या बुलंदशहर में, या पटना में? तो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इंतज़ार हुसैन की पैदाइश कहाँ पर हुई? बुलंदशहर में, यानी ज़िला बुलंदशहर में। यानी तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गली कोचे किस अफसाना निगार का अफसानवी मजमुआ है? जो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में कि गली कोचा अफसाना निगार का अफसानी मजमुआ कौन है? तो कौन है? इंतज़ार हुसैन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि गली कोचे अफसानवी मजमुआ किस सन में शाये हुआ? यानी गली कोचा जो अफसाना है वो कब शाये हुआ? तो कब हुआ है? यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कब दिया हुआ है? 1952 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1952 में गली कोचा अफसानी मजमुआ शाये हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, चौथा सवाल दिया हुआ है, अफसाना निगारी और नावल निगारी में किसे खास मकाम हासिल है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अफसाना निगारी और नावल निगारी में उनका एक खास मकाम है। उनका मतलब किनका? इंतज़ार हुसैन का। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इंतज़ार हुसैन ने किस कॉलेज से बीए और एमए किया था? तो किस कॉलेज से किया था? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर में दिया हुआ है, किस कॉलेज से किया था? मेरठ कॉलेज से। किस कॉलेज से? मेरठ कॉलेज से। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि कौन किस नंबर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका दिया हुआ है सवाल नंबर 2। देखिए यहाँ पर फिर पैसेज दिया हुआ है, मुंदरजा झेल गैर दरसी शायरी इक्तिबास को पढ़े और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। यानी आपका ये जो शेर दिया हुआ है, ये इसको पढ़ेंगे और इनसे जो सवाल पूछे गए उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले पैसेज पढ़ लेते, क्या दिया हुआ है। इल्म है आपस में इखलासो उखुवत के लिए, ये नहीं औरों के नुकसान और हलाकत के वास्ते। इल्म है इंसानों को बहूदो बका के वास्ते, ये नहीं इंसानियत के
इब्तिला के वास्ते, इल्म है इंसान की खुद आगही के वास्ते और इंसान की भाईचारगी के वास्ते। तो पहला सवाल यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि आपस में इखलास व उखुवत कौन फैलाता है? तो कौन फैलाता है? इल्म फैलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नुकसान और हलाकत से कौन बचाता है? तो कौन बचाता है? इल्म बचाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि इंसान में भाईचारगी का जरिया क्या है? इंसान में भाईचारगी का जरिया क्या है? तो इल्म है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ है कि इब्तिला के माने क्या है? इब्तिला के माने क्या होते हैं? बाकी रहना या शोहरत पाना या आजमाइश। तो इब्तिला के क्या माने होते हैं? आजमाइश होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि मुंदरजा बाला अशार में किसकी अहमियत बयान की गई है? अभी हमने जो ऊपर में शायर पढ़ा है, शायरी जो पढ़ी है, उसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो किसके बारे में, किसके अहमियत के बारे में बयान किया गया है? तो इल्म के अहमियत के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर एक इक्तिबास दिया हुआ है, इस इक्तिबास को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर बाद में इसके जो सवाल पूछे गए उसके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। डरामा यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके माने है करना। अदब में ये सिन्फ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मुनाजिर के जरिए किसी कहानी को पेश की जाती है। अरस्तू ने ड्रामा को जिंदगी की बका कहा है। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर है कि उसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है। रेडियो की वजह से ड्रामों के मकबूलियत में इजाफा हुआ। अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है: किस्सा, मुकालमा, ख्याल, आराइश और मौसीकी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का अंसुर हो। प्लॉट, किरदार, मुकालमा और मरकज़ी ख्यालात का होना अलबत्ता ज़रूरी है। ड्रामे की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाए कि बतदरीज नुक्ते उरूज तक पहुँच बरआमद होता है, वह अंजाम के जरिए पेश कर दिया जाता है। हक़्क़ो बातिल और खैर व शर की कशमकश, बुनियादी उस्तानी इक़्तिदार और समाजी, कौमो सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। अब देखेंगे इनसे क्या क्या सवाल पूछा गया है। पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि ड्रामा किस जबान का लफ्ज़ है? तो ड्रामा किस जबान का लफ्ज़ है? अभी हम लोगों ने ऊपर पैसेज में पढ़ा था, किस जबान का लफ्ज़ है? यूनानी का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है कि दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले कौन सी सिन्फ हकीकत से करीब तर है? तो कौन सी सिन्फ हकीकत से करीब तर है? तो यहाँ आप देखेंगे कौन सी चीज़ है? ड्रामे इस लिहाज से हकीकत से करीब तर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ड्रामा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 यानी ड्रामा हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है आपका। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, किसने ड्रामे को जिंदगी की नकाली कहा है? तो किसने कहा है? अरस्तू ने। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है, किसने कहा है? अरस्तू ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि कौन सी बुनियादी तौर पर स्टेज की सिन्फ है? कौन सी बुनियादी तौर पर स्टेज की सिन्फ है? तो कौन है? ड्रामा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि किन चीज़ों की वजह से ड्रामा की मकबूलियत ज़्यादा हुई है? किन चीज़ की वजह से? तो अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, किन चीज़ की वजह से? रेडियो के वजह से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि मुंदरजा झेल शेरी इक़्तिबास को पढ़े और सवालों का जवाब दें। शेर दिया हुआ है उसे पढ़ेंगे और उससे जो सवाल पूछे गए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा,
जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाड को देखा, हजरत देव कनाड को देखा। पहला सवाल इससे पूछा गया है कि शायर ने इस नज्म में किस शहर का जिक्र किया है। तो किस शहर का जिक्र किया है? दिल्ली का क्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि इस नज्म में यानी जलवाए दरबार दिल्ली का शायर कौन है। ये जो शेर है ना, यानी जलवाए दरबार दिल्ली का नज्म है, उसका ये शेर है। तो इसके शायर कौन है? तो अकबर इलाहाबादी है। कौन है? अकबर इलाहाबादी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे कि अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नज्म में किस नदी के अच्छे सुथरे घाट का जिक्र किया है। किस नदी के बारे में जिक्र किया गया है? जमुना जी के बारे में। किस नदी के बारे में? जमुना नदी के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि शहर में लफ्जे कनाड से क्या मुराद है। तो लफ्जे कनाड से क्या मुराद है? कनाट पैलेस। क्या है? कनाट पैलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि सबसे ऊंचे लाड को देखा, मिस्रा में लाड से कौन मुराद है। तो कौन मुराद है? लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आगे देखेंगे, आगे आपका हिस्सा बी है। हिस्सा बी में एक सवाल का 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। सवाल नंबर 5 में है कि दर्जा झेल उन्वानात में से किसी एक पर 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग पे मजमून लिखने के लिए, और रोजगार एक मसला है, कौमी इत्तेहाद मुल्क की ज़रूरत है। तीनों में से किसी एक के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि तीनों में से किसी एक चीज के बारे में आपको लिखना है। सवाल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल के नाम एक छुट्टी का दरखास्त लिखे, और यह फिर दूसरा क्या है कि अपने वालिद के नाम एक खत लिखे जिसमें स्कूल फीस की मांग की गई हो। यानी कि दोनों में से एक को आपको लिखना है। या तो प्रिंसिपल को खत लिखिए या अपने वालिद साहब को खत लिखिए। इसका जो सवाल है, इसके जवाब अभी हम नीचे लेकर के आए हैं। पहले सभी सवालों को देख लेंगे कि क्या क्या सवाल पूछा गया है। अगला सवाल आपका क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 7 है। भोला अफसाने के किरदारों को अपनी याददाश्त के मुताबिक लिखें। यानी अफसाना जो भोला जो आपके दरसी किताब में शामिल है, उसके बारे में आप लिखिए जो भी जानते हैं। अगला सवाल उसी में, यानी कि वो लिखिए, या तो फिर ये सवाल लिखिए कि अपने निसाब में शामिल किसी भी एक नज़्म का खुलासा लिखें। यानी आपके दरसी किताब में जितनी भी नज़्म है, उसमें से कोई किसी भी नज़्म का आपको खुलासा याद हो, आप एक खुलासा लिख दें तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। सवाल नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है कि औरतों के हुकूक या नया कानून अफसाना पर 4 जुमले लिखिए। यानी जो औरतों के हुकूक एक मजमून है, और नया कानून जो अफसाना है, अपने से 4 जुमला लिखिए उसके बारे में, उस मजमून और अफसाना के बारे में। या फिर दूसरा सवाल ये लिखिए कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। यानी ये जो गज़ल है, इस गज़ल का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, या तो फिर ये सवाल का जवाब लिखिए। सवाल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि सर सैयद अहमद की जिंदगी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। या फिर दूसरा सवाल यह है कि जोश मली आबादी की जिंदगी को मुख्तसर अल्फाज में लिखिए। या तो इनके बारे में लिखिए या इनके बारे में लिखिए। देखिए, और फिर देखिए कि हिस्सा सी में क्या क्या दिया हुआ है। हिस्सा सी में आपका फेल से संबंधित सवाल है। यानी कवायद से सवाल है। सवाल नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है आपका। सवाल नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि फ़ेल माज़ी की तारीफ़ माह मिसाल बताएँ। तो सवाल नंबर 10 और 11 पहले देख लेते हैं, हमने नीचे दिया है इसके सवाल को। तो सवाल नंबर 10 में देखिए पहले क्या दिया हुआ है कि फ़ेल माज़ी। आपसे पूछा गया है कि फ़ेल माज़ी की तारीफ़ माह मिसाल लिखिए। तो जवाब फ़ेल माज़ी वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, जैसे अहमद आया था, मैं गया। तो इसमें आया, आया था और गया, ये क्या है? फ़ेल माज़ी है। दूसरा सवाल आपका ये है कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? जवाब, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में? 6 किस्में हैं। कौन-कौन सी है? फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। अगला सवाल आपका दिया हुआ है सवाल नंबर 3, यानी और सवाल नंबर 10 का ही तीसरा नंबर है कि फ़ेल लाज़िम फ़ेल मुतअद्दी में से किसी एक की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। यह तो कह रहा है कि फ़ेल लाज़िम के बारे में लिखिए या फ़ेल मुतअद्दी के बारे में लिखिए। आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दिया है कि फ़ेल लाज़िम।
फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल तक ही महदूद रहे। जैसे वो आया, मैं रोया, तो इसमें आया और रोया क्या है? फ़ेल लाज़िम है। फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी में एक अहम फ़र्क ये है कि फ़ेल लाज़िम जो होता है उसके फ़ाइल के बाद ने नहीं आता है। उसके फ़ाइल के बाद क्या नहीं आता है? ने नहीं आता है। और फ़ेल मुतअद्दी जो होता है, ये फ़ेल मुतअद्दी इनके फ़ाइल के बाद जो ने आता है, इनके फ़ाइल के बाद ने आता है और फ़ेल लाज़िम के फ़ाइल के बाद ने नहीं आता है। जैसे यहाँ पर देखिए वो आया, वो मोहम्मद रोया, ऐसे नहीं न बोलते मोहम्मद ने रोया। अगला सवाल देखते, सवाल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 11 का पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि तशबीह बताएँ। तशबीह, इस्तिआरा, कनाया में से किसी एक की तारीफ़ माँ मिसाल लिखें। यानी तशबीह, इस्तिआरा और कनाया किसी एक के बारे में आपसे लिखने के लिए कह रहे हैं। जवाब, तशबीह। तशबीह का मतलब है 2 मुख्तलिफ चीज़ों में किसी न किसी तरह का यकसानियत तलाश करना। मसलन चाँद सा चेहरा, पहाड़ जैसी रात। यानी कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तशबीह बताना। जैसे कोई खूबसूरत चेहरा वाला होता है तो नहीं बोल देते चाँद सा चेहरा, यानी उसके चेहरे को चाँद से तशबीह कर रहे हैं। जैसे पहाड़ जैसी रात, यानी जब रात नहीं कटती है तो बोलते पहाड़ जैसी रात लग रही है। तो ये क्या है? तशबीह देना होता है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है इसी में? अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि उसे फ़िक्र की क्या सज़ाओ जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। इस शेर में कौन-सी सिनात का इस्तेमाल हुआ है? यानी जो ये शेर है, इसमें कौन-सी सिनात का इस्तेमाल हुआ है? तो सिनात तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? सिनात तज़ाद का। आगे देखेंगे अब आगे क्या-क्या सवाल है। आगे ऑब्जेक्टिव सवाल है। सवाल नंबर 10 और 11 हो गया। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इस्तिआरा कहलाता है, कनाया कहलाता है, तज़ाद कहलाता है या तशबीह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तज़ाद कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 में आपका दिया हुआ है दर्जा ज़ेल मुहावरों और कहावतों में से किसी 4 को जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि चलो फिर पानी में डूब मरना, दिल में काला नज़र आना, दिल भर आना, यह किनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार होगा, ये किनार नहीं होगा, गलत टाइपिंग हो गया होगा। एक अनार 100 बीमार, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पर आपको किसी 4 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करके बताना था। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि इसमें सवालिया निशान कौन से हैं? कौन से है? 1 नंबर है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इसमें सवालिया निशान कौन से है? यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका कि इसमें सक्ता की अलामत कौन-सी है? तो इसमें सक्ता की अलामत कौन-सी है? तो कौन-सी है? यानी ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नसर का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? नज़्म है, शेर है, मिसरा है या शायर है? तो नसर का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? तो नज़्म है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल पहले यहाँ पर शेर पढ़िए। इस शेर को पढ़ना है और इससे जो सवाल पूछा जाए वो देना है। ढूँढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है गम। ताबीर है जिसकी हसरत गम ए हम नफ्सो वो ख्वाब है गम। यहाँ पर देखिए ये जो लफ्ज़ हम है, यहाँ आपको दिख रहा होगा लफ्ज़ हम, ये क्या है? ये रदीफ़ है। ये क्या है? लफ्ज़ हम रदीफ़ है और नायाब और ख्वाब ये है हम जो क्या है वो क्या है? रदीफ है हम रदीफ है। ये जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको है हम रदीफ है और ये नायाब और ख्वाब जो है ये क्या है? काफिया है। देखते हैं क्या-क्या सवाल पूछा गया है। ये सवाल नंबर 10 और 11 तो हो गया था। नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अभी हमने जो ऊपर में शेर जो पढ़ा है उनसे सवाल पूछा गया यहाँ पर कि इस शहर में रदीफ की पहचान करें। इस शहर में रदीफ कौन-सा है? गम है, नायाब है, मुल्को-मुल्को या हम है? तो इस शहर में रदीफ क्या है? हम है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है, मतला कहलाता है, बैतुल गज़ल कहलाता है या गैर मुर्दिफ कहलाता है? तो गज़ल का सबसे अच्छा शेर जो होता है वो क्या कहलाता है? बैतुल गज़ल कहलाता है। क्या कहलाता है? बैतुल गज़ल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गज़ल के बारे में हमने पूरी वीडियो अपनी चैनल पर डाल रखा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वीडियो को जाकर के सर्च करें और पढ़ लें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे देखेंगे हिस्सा डी में क्या-क्या दिया हुआ है। हिस्सा डी का जो सवाल दिया हुआ है हमने यहाँ पर लाया है, देखेंगे कि हिस्सा डी में क्या-क्या सवाल पूछा गया है। हिस्सा डी में आपका सबसे पहले यहाँ पर देखिए सवाल। सवाल नंबर 15 में दिया हुआ है कि दर्जा झेल सवालों में से सिर्फ 2 सवालों का जवाब दें। यानी सिर्फ 2 का ही जवाब देना है। ये 4 सवाल दिए हुए हैं ना, आपको 2 देना है, लेकिन हमने चारों के जवाब लेकर के आए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में आपको अगर लिखने के लिए कहे तो आप सिर्फ 2 ही लिखिएगा, आप 4 नहीं लिखिएगा। यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि भोले के गायब होने से माया की क्या हालत थी? तो यहाँ पर हमने जवाब दिया है, क्या है कि माया की हालत ये थी कि दीवानों की तरह अपने बाल नोचते और चीखें मारते हुए बेहोश हो गई थी। इसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खिंची हुई थी और आंखें पथरा गई थी। ये हालत थी माया की भोला के गायब होने से। अगला सवाल आपका दिया हुआ है क्या कि अफसाना नया कानून के अफसाना निगार कौन है? तो अफसाना नया कानून के अफसाना निगार कौन है? तो कौन है? सआदत हुसैन मंटू है। यानी ऑप्शन नंबर मतलब सवाल नंबर 2 का क्या है? सआदत हुसैन मंटू है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि सर सैयद अहमद खान ने बचपन में कौन-कौन से खेल खेले थे? कौन-कौन से खेल खेले थे? यहाँ पर दिए हुए कौन-कौन से खेल खेले थे? शेर सैयद, गेंद, बल्ला, कबड्डी, गिड़िया, आंख मचोली और चील चिल्लू जैसे खेल खेला करते थे। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि आजमाइश डरामा के डरामा निगार कौन है? यानी आपके दरसी किताब में जो आजमाइश डरामा है, इसके मुसन्निफ पूछ रहे हैं, डरामा निगार जो पूछ रहे हैं, इसके मुसन्निफ कौन है? तो मोहम्मद मुजीब है। कौन है? मोहम्मद मुजीब है। यानी सवाल नंबर 4 का हो जाएगा आपका मोहम्मद मुजीब। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल यानी कि 16 नंबर में भी यही है। सवाल नंबर 16 में दर्जा झेल सवालों में से किसी 2 का जवाब दें। यानी आपको 2 का ही जवाब देना है, लेकिन हमने चारों का दिया है। सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि नज़्म के माने बताएं। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? जोश मली आबादी की नज़्म गर्मी और देहाती बाजार में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? गज़ल किसे कहते हैं? जवाब देखते क्या दिया हुआ है। पहला सवाल आपका ये क्या था कि नज़्म के माने बताए। तो नज़्म के माने क्या होते हैं? लड़ी में मोती पिरोना। क्या होता है? लड़ी में मोती पिरोना। दूसरा सवाल आपका है कि गर्मी और देहाती बाजार के बारे में बताना है, तो क्या है? जोश ने नज़्म में बताया कि सख्त गर्मी पड़ रही थी, ऐसे में देहात में एक बाजार लगा हुआ है जिसमें शोर-ओ-गुल है। एक तरफ बैल, घोड़े, बकरियां भेड़ में भीड़ में कतार में खड़ी है, तो दूसरी तरफ मक्खियों की भिनभिनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धांस, आसमान पर चीलें बोल रही है। तो इस तरह नज़्म में ज़िक्र किया गया है इनके बारे में। तीसरा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा था कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि गज़ल किसे कहते हैं? वो शायरी जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हो, गज़ल कहलाता है। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि दर्जा ज़ेल सवालों में से सिर्फ 2 का जवाब दें। यहाँ पर भी पहला सवाल क्या दिया हुआ है? मंगू नया कानून से क्या समझता है? सवाल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? जवाब देखेंगे कि मंगू नया कानून से कोई नई चीज समझता है। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि डरामा आजमाइश के किसी 2 किरदार का नाम लिखिए। तो किसी 2 किरदार का नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो हमने कुछ किरदार का नाम लिखा है, जैसे राम सहाय मिल, भागवती, सलमा, यूसुफ वगैरह। ये किसके किरदार है? आजमाइश जो ड्रामा आपके दरसी किताब में शामिल है, उसके किरदार है। आपसे 2 पूछा गया था, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया। कोई बात नहीं, आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर है कि औरतों के हुकूक मज़मून का मुसन्निफ़ कौन है? यानी आपके दरसी किताब में जो औरतों के हुकूक मज़मून शामिल है, उसके मुसन्निफ़ आपसे पूछ रहे हैं, तो उसके मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद खां। कौन है? सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि सवाने निगारी से आप क्या समझते हैं? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि सवाने निगारी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे सवाने निगारी से क्या समझते हैं?
सवाने में किसी एक शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात और हालात या शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का बयान किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सवाने बोलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर जो हमने हिस्सा बी के जो सवाल है, जितने भी सवालात थे हिस्सा बी के, यहाँ पर देखिए जो हिस्सा बी है, अगर आपको लगता है कि इसका भी एक वीडियो बन जाए यानी कि इन सभी सवालों का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर आपको लगता है कि इसका भी वीडियो बना दिया जाए तो हम आपको इसका भी वीडियो बना कर के डाल देंगे। बाकी तो हिस्सा सी और डी का क्वेश्चन इसी में दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं।